है किसी नेता में दम कि एक गांव भी जाकर के घूम के दिखा दे? लोग आते हैं गाड़ी पे, ऐसी गाड़ी में रहता है, उसके आगे पीछे पूरा ये रहता है। लोग जनसुराज को, खास करके मुसलमान जनसुराज को बी टीम का भी नाम देती है, जो मुझे सुनने को इसीलिए हमने ज़रूरी समझा कि आप पे बी टीम का टैग है। तो वक्फ बिल पे आप लोग मुखरता से वक्फ बिल के अगेंस्ट में थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसके जिला लेवल के नेता से एक बार बात कर लें। इस्तीफे का दौर शुरू हुआ है। जो लोग कल तक जेडीयू के कसीदे पढ़ रहे थे, नीतीश कुमार के कसीदे पढ़ रहे थे, क्या वो आने वाले दिनों में लोगों के बीच जाकर उनकी मुखालफत में कुछ बोल पाएंगे अगर इस्तीफा दे भी देते हैं? 56 इंच का सीना कहते थे, आज अमेरिका जाने पे 26-27% का टैरिफ लगा दिया। आप उस पर कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। आप कहिए कि बेरोजगारी कहाँ है, क्यों नहीं रोजगार है। आप कहिए कि क्यों महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है। 5 मिनट के लिए सिर्फ हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान को 5 शब्द छोड़ करके अगर बीजेपी को डिस्कशन करने के लिए बैठा दीजिए तो छठा शब्द उससे नहीं निकलेगा। जहाँ बस की कैपेसिटी 50-60 है, वहाँ 70-80 नीचे में बैठ करके लोग जाते हैं। उसके बावजूद भी 10,000, 5,000, 25,000 वो जो गरीबी है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है। ये इफ्तार पार्टी का बाइकआउट हुआ, उसके बाद हाल के दिनों में हमने देखा कि अहमद अशफाक करीम और दीगर नेताओं के मतलब ये कह सकते हैं कि अगुवाई में इमारत शरिया में हंगामा हुआ पटना में और पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। इसको आप किस तरह से? बीजेपी अगर ये काम करी है तो ये इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो मुसलमानों को नहीं ही मान के चलती है। उनसे हमको ना मानती है, ना हमको ना उनसे कोई उम्मीद है। लेकिन जब ये कानून पास हो गया है, आपके पार्टी में नहीं रहने महत्व तो तब होता है ना कि जब हम नहीं रहेंगे तो अगर आप ऐसा कीजिएगा तो नहीं रहेंगे। लेकिन जब हम कर दिए हैं, आप नहीं रहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पठाना का फ़ोटो डालते हैं, फ्लाइट में फ़ोटो डालते हैं, तो ये सबसे बिहार थोड़े बदलने वाला है। अरे वक्फ संशोधन कानून को लेकर पूरे मुल्क में, पूरे देश में हंगामा बरपा है। अलग अलग राजनीतिक दल का अलग अलग स्टैंड है। मुसलमानों की जो राय है वो भी अलग अलग तरीके से बटी हुई है। मीडिया में चीज़ें अलग अलग तरीके से दिखाई जा रही हैं। कुछ मुस्लिम इसके विरोध में भी हैं, कुछ मुस्लिमों का जश्न मनाते हुए वीडियो और फोटो भी सामने आया है। ऐसे में हमने ज़रूरी समझा कि जनसुराज के जो अररिया जिला अध्यक्ष हैं, आपको बता दें कि ये अररिया जिला अध्यक्ष तो है ही, लेकिन अररिया, पूर्णिया और किशनगंज 3 जिले के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं। अली रजा साहब ये हमारे साथ हैं। चूँकि इनकी प्रोफाइल काफ़ी बड़ी है और अररिया जिला जनसुराज के जिला अध्यक्ष हैं, तो हमने ज़रूरी समझा कि इस मुद्दे पर इनका भी क्या स्टैंड है उसको जानने का प्रयास किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अभी जैसे कहा कि पूरे मुल्क में हंगामा बरपा है और वक्फ संशोधन कानून को लेकर अलग अलग राय बटी हुई है। ऐसे में लोग नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू पे मतलब तीखे सवाल भी खड़ा कर रहे हैं और कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के बयान को भी हमने सुना है। उनका अलग अलग तरीके से साफ तौर से कहना था कि वक्फ संशोधन कानून मुल्क में मतलब लोगों को बांटने वाला कानून है। अगर ये पास होता है तो लोगों को ये कहीं ना कहीं मतलब आपसी मतभेद पैदा कर सकता है। आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मेरा और मेरी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि ये कानून एक काला कानून है। ये मुसलमानों के हित में ही नहीं बल्कि पूरे देश हित में नहीं है। आप जिस दिन से वक्फ बिल आया है और अभी तक पास होने तक में एक माहौल समझिए कि पूरा जोश में आ गया है और माहौल हिंदू मुसलमान के जैसा हो गया है। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी बिल पूरे देश में, जब से भाजपा सरकार आई है पूरे देश में, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बिल नहीं है जिसमें ये स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है और उसका फलाफल 0 निकलता है। तो मेरा और मेरे पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम लोग इस बिल के पुरजोर खिलाफ हैं और हमारे नेता प्रशांत जी इस बिल के पुरजोर खिलाफ हैं। ऐसे में हमने देखा है कि अब इस्तीफ़ों का दौर शुरू हो गया है। जो जेडीयू में मुस्लिम नेता थे वो लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो इस्तीफ़े का दौर शुरू हुआ है, जो लोग कल तक जेडीयू के कसीदे पढ़ रहे थे, नीतीश कुमार के कसीदे पढ़ रहे थे, क्या वो आने वाले दिनों में लोगों के बीच जाकर उनकी मुखालफत में कुछ बोल पाएंगे अगर इस्तीफ़ा दे भी देते हैं? देखिए, इस्तीफ़ा देने और नहीं देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पार्टी को जो स्टैंड लेना था ये चीज़ तो वो तो ले चुकी है और ये बिल पास हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको पहले करना चाहिए था जो आज आप कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आप पहले करते तो हो सकता था कि नीतीश या जदयू उनके लिए कुछ सोचता भी। लेकिन जब ये कानून पास हो गया है, आपके पार्टी में नहीं रहने महत्व तो तब होता है ना कि जब हम नहीं रहेंगे तो अगर आप ऐसा कीजिएगा तो नहीं रहेंगे। लेकिन जब हम कर दिए हैं, आप नहीं रहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है पार्टी को। मुझे लगता है कि पार्टी में इस्तीफ़ा देने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है पार्टी को। अगर पार्टी को फ़र्क पड़ता, मुसलमान हितैषी होती, तो नीतीश सरकार ये वक्फ बिल का पुरजोर विरोध करता और
मेरा मानना है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमानों के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन आज जब मुसलमानों आपने किया तो पूरे बिहार के लिए किया, पूरे बिहार के मुसलमानों के लिए किया, लेकिन जब पूरे देश को जब आपकी ज़रूरत थी और आप पूरे देश को निगाहें आप पे और चंद्रबाबू नायडू पे टिकी हुई थी पूरे मुसलमानों की, उस जगह आप नाकामयाब रहे। आप चाहते तो ये बिल पास नहीं होता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। फिर आपने दिखा दिया, जो आपका चरित्र है वो आपने मुसलमानों को दिखा दिया कि मुझे सिर्फ आपके वोट से मतलब है, आपके जज्बात से, आपके अपनापन से मुझे कोई मतलब नहीं है। लोकसभा में बीजेपी की बहुमत नहीं है और वो बैसाखी के सहारे एक तरफ आप हैं, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू जी हैं। तो हम तो चूँकि चंद्रबाबू नायडू को उतना नहीं जानते हैं, लेकिन आपकी जो छवि रही है वो मुसलमानों के साथ कह सकते हैं या मुसलमान हैते से कह सकते हैं। तो आपसे आप चूँकि आप अफ्तार पार्टी भी कराते हैं, आप मिलन भी कराते हैं, आप ईद के दिन गांधी मैदान में वही बात बोल रहे हैं, आप दरगाह में भी जाते हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगा था कि आप चूँकि आप हैं तो हो सकता था ये बिल पास नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये हम लोग के लिए बहुत ही समझिए कि दुखदाई क्षण है एक मुसलमानों के लिए, और ख़ास करके हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री हैं वो, तो मुझे लगता है कि ये हम लोग के लिए, हम मुसलमानों के लिए बहुत ही मतलब समझ से परे है कि ऐसे व्यक्ति जिनका हमेशा से गांधीवादी और राम मनोहर लोहिया का वो हमेशा मिसाल देते हैं, उसके बाद भी इस तरह का साथ दे देना ये बहुत ही दुखद है। आपने कहा कि मुस्लिम समाज उनसे उम्मीद लगा बैठा था, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ट्रिपल तलाक जैसा मुद्दा हो, वैसे मुद्दों पे जब सरकार धर्म के अंदर हस्तक्षेप कर रही है, वैसे मुद्दों में आप सदन में उनका साथ दे रहे हैं, और ऐसे में बार बार उम्मीद करना कि नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी चीज़ों को करेंगे, या मुख्यमंत्री या उनके पार्टी के द्वारा ये कहा जाता है कि हमने इतने कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी, मदरसों का अपलिफ्टमेंट कर दिया, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर करने की कोशिश की गई, या मुसलमानों का उद्धार कर दिया गया। तो ऐसे में बार बार मतलब आपको एक तरफ तो इधर बिहार में विकास दिखा करके, और जो चीज़ें हैं केंद्र सरकार जो एक्ट ला रही है, ये मतलब उम्मीद लगा लेना यहाँ लगता है कि मतलब बार बार देखिए नीतीश जी ने मुसलमानों के लिए काम किया है। आज मुसलमान उनको इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि वो बीजेपी का हमेशा वक्त बेवक्त में साथ में रहते हैं, समर्थन रहता है। मेरा ये कहना है बीजेपी अगर ये काम करी है तो ये इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो मुसलमानों को नहीं ही मान के चलती है। उनसे हमको ना मानती है, ना हमको ना उनसे कोई उम्मीद है। लेकिन जब यही तो दोहरी राजनीति है ना, कि आप जब पूरे देश की बात आती है तो आप वहाँ मेरा विरोध कर देते हैं, लेकिन आप कब्रिस्तान घेर करें, जो कब्रिस्तान में घेराबंदी हो नहीं हो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो मेरा वक्फ, जो पूर्वजों ने जो एक्ट मुसलमान और इस्लाम में जो रूल बना के गए हैं, आप तो डायरेक्ट उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप डायरेक्ट उस पर डाका डाल रहे हैं, और उस डाका में आप भी साथ दे रहे हैं। तो हम कैसे मान लें कि आप हितैषी हैं। तो कभी न कभी दोहरा नीति सामने लोगों के आ ही जाता है, और आ ही गया है। तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि अब कितनों भी दिखाने से, हालांकि जबकि आप इसी बार का अफ्तार पार्टी में देखिएगा कि मुसलमान नेता भी उनके लिए खड़ा रहते हैं। हमारे जो आलम दीन हैं उनका विरोध किया, उनका विरोध किया, उनका विरोध किया, लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों ने उसके अफ्तार पार्टी में जा करके उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया कि चलिए भाई, राजनीति अलग है, अफ्तार पार्टी अलग है। आप गाहे बगाहे टोपी में दिख जाते हैं, आप गाहे बगाहे कहीं पे दिख जाते हैं, इज्तिमा में दिख जाते हैं। तो ये सब दिखावटी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता और कुछ है। अभी आपने इफ्तार पार्टी से याद दिला दिया। बीते दिनों मतलब इमारत शरिया बिहार, झारखंड और उड़ीसा ने बयान जारी किया कि नीतीश के इफ्तार पार्टी का या जेडीयू के लोगों का इफ्तार पार्टी का बाइकआउट होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए मुसलमानों को। लेकिन जब ये इफ्तार पार्टी का बाइकआउट हुआ, उसके बाद हाल के दिनों में हमने देखा कि अहमद अशफाक करीम और दीगर नेताओं के मतलब ये कह सकते हैं कि अगुवाई में इमारत शरिया में हंगामा हुआ पटना में, और पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। इसको आप किस तरह से देखिए बीजेपी की जो राजनीति है वो मुसलमानों को तंग करके ही उसकी दुकान चल रही है। आज हिंदू मुसलमान ख़त्म हो जाए, आप अररिया में रहते हैं, आप किसी भी नॉन मुस्लिम के यहाँ जाइए, आपको कोई रोक टोक है? आपको वही सम्मान मिलेगा जो एक मुसलमान, हो सकता है कि मुसलमान के घर से आपको ज़्यादा सम्मान मिले। हम लोग जहाँ रहते हैं, ख़ास करके सीमांचल एरिया या आप पूरे देश में कहीं चले जाइए, मुसलमान
नॉन मुस्लिम के घर जाते हैं, नॉन मुस्लिम बेझिझक मुसलमान के घर आते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दुख सुख में रहते हैं। लेकिन 2014 के बाद में ये सच्चाई है कि जब वोट की बात होती है दोनों दो भाग में चले जाते हैं। तो मुसलमान बीजेपी की राजनीति सिर्फ़ और सिर्फ क्या कहते हैं कि हिंदू मुसलमान पे आधारित है। उनको ये चीज़ करके ही उनको सपोर्ट मिलता है। वो देखते हैं कि 80% जिसमें खुश होते हैं वो काम करते हैं। आप बताइए, आप खुद अररिया में रहते हैं, आप जो आज बिहार से जो पलायन हो रहा है, आप जा कर के देखिए, आप जो कि बस स्टैंड में देखिए, 0 माइल बस स्टैंड में देखिए, जहाँ बस की कैपेसिटी 50-60 है वहाँ 70-80 नीचे में बैठ कर के लोग जाते हैं। उसके बावजूद भी लोग क्या कहते हैं कि 10,000, 5,000, 25,000 वो जो गरीबी है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है। आज आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, क्या बीजेपी के किसी भी नेता, वो एक मैंने इंटरव्यू देखा था कि आप 5 मिनट के लिए सिर्फ हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान को 5 शब्द छोड़ करके अगर बीजेपी को डिस्कशन करने के लिए बैठा दीजिए तो छठा शब्द उससे नहीं निकलेगा। तो ये सच्चाई है कि जब तक वो ये करती है उसकी राजनीति टिकी हुई है। जिस दिन वो करना बंद कर देगी वो 0 बटा सन्नाटा हो जाएगी, वो 0 पे आउट हो जाएगी। मेरा कहना है कि आज जो देश में अमेरिका ने जो 27% टैरिफ लगा दिया है, उस मुद्दा पे क्यों नहीं बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर ली है, उसको क्यों छुपाते पुरले। तो ये सब बिल साल में 2 साल में इसलिए आता है कि जो मेन मुद्दा है जो भटकाया जाए। आज पूरा देश हिंदू मुसलमान वक्फ आप कहीं भी चले जाइए, चाहे मुस्लिम के यहाँ जाइएगा तो वो बोलेंगे विरोध हो गया है, या नॉन मुस्लिम के यहाँ जाइएगा तो वो बोलेंगे सही हो गया है। लेकिन जो मुद्दे हैं, चाहे वो नौकरी के मुद्दे हों, चाहे वो 26-27% जो टैरिफ लगाया है इंडियन पे, उस पर क्यों नहीं बीजेपी स्टैंड क्लियर कर ली है, उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बातें हो रही है। जो 56 इंच का सीना कहते थे, आज अमेरिका जाने पे 26-27% का टैरिफ लगा दिया। आप उस पर कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। आप कहिए कि बेरोजगारी कहाँ है, क्यों नहीं रोज़गार है। आप कहिए कि क्यों महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है। उस पर किसी भी नेता, कोई भी नेता आपसे डिस्कशन करना नहीं चाहेंगे। बस हिंदू मुसलमान, वक्फ बिल, 3 तलाक, CA/NRC, बस यही सब होता आया है और आने वाले दिन में भी यही सब होगा। फिर कोई दूसरा मुद्दा निकाला जाएगा। बेसिकली ये है कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश, ध्रुवीकरण करने की कोशिश है और वो करके ही वो सक्सेस हो रही है और उसको यही करके चैन सुकून जो कह लीजिए वो मिलता है और वो यही कर रहा है। एक सवाल हम इसमें ऐड करना चाहेंगे, काफ़ी बातें लंबी हो गई है। वक्फ संशोधन बिल पे मुसलमान, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इन लोगों से उम्मीद लगाए बैठी थी कि ये जो है लोकसभा में बीजेपी का या एनडीए का साथ नहीं देंगे, अगेंस्ट में वोट करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जेडीयू के लोग ये भी आरोप तो लगाते हैं कि मुस्लिम जो है एनडीए को वोट नहीं करता है या जेडीयू को कम वोट करता है, तो ऐसे में उम्मीद लगा लेना। नहीं, देखिए, प्रशांत अफ्तार पार्टी में आए थे, आपने वो वीडियो भी चलाया था कि 2015 में मुसलमानों ने पुरजोर तरीक़ा से उनका साथ दिया और उनकी सरकार बना करके दी। अब 15 के बाद देखिए कि मुसलमानों के लिए नीतीश सरकार ने क्या किया है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो पहला जो उनका टर्म रहा है, आप किसी से भी पूछिएगा, हम लोग एक पोस्ट पे हैं, एक जगह पे हैं और आप यकीन जानिए कि जब हम लोग पटना जाते हैं, ख़ास करके जो हमारा सीमांचल का एरिया है, बिहार में जो हो इधर लोगों को सौतेला व्यवहार जो होता है, मुझे लगता है कि हम इस राज्य में नहीं हैं, कोई नेपाल से उठ के आए हैं। आप अफसर से लेकर के और सब लेकर के एकदम मतलब बेगानापन जो होता है, उस नीति आयोग की रिपोर्ट में भी इस इलाके को बहुत पिछड़ा बताया गया। नहीं, हम तो बोल ही रहे हैं ना कि हम लोग महसूस करते हैं, मीटिंग हो या किसी और कुछ हो या पोस्टिंग, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हो, कोई भी पटना छोड़ के आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पटना से और यहाँ की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो इधर ऐसा लगता है कि हम लोग दूसरे देश से आकर के इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो हमेशा सौतेला व्यवहार इस इलाके के लोगों को के साथ होते आया है। अगर मेरा कहना गलत है तो आप वस्तु स्थिति को खंगाल लीजिए, रिपोर्ट को खंगाल लीजिए, आपको खुद देखने को मिल जाएगा। और ये कहना सरासर गलत है कि नीतीश कुमार को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। अगर वोट नहीं दिया तो 2015 में सरकार कैसे बनी। दूसरा, उलमा दीन का विरोध होने के बाद भी अफ्तार पार्टी में उनका उतना भीड़ कैसे हो गया। क्या वो सारे हिंदू थे कि नहीं मुसलमान थे। ऐसे में जनसुराज का स्टैंड आपने बताया कि पहले से भी क्लियर था कि प्रशांत और आप लोग जो हैं वक्फ बिल के अगेंस्ट में थे, अब तो चूँकि एक्ट बन चुका है। जनसुराज अब आगे क्या करने जा रही है, मतलब लोगों से क्या अपील है या फिर आप लोग का क्या प्लान है। देखिए, जनसुराज का एक जो सबसे अच्छा ये है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज अब जब आप बात छेड़ ही दिए हैं तो मेरा मानना है कि कोई भी पार्टी
मुसलमानों को टिकट देने से हिचकती है, मुसलमानों को टिकट देने से हिचकती है। और ये जो बिल इतना आसानी से पास हो जाता है, उसका वजह है कि किसी भी पार्टी के पार्लियामेंट में मुसलमान मेंबर नहीं होते हैं। अगर 5, 10, 20, 25, 50 अगर होंगे तो मुझे लगता है कि आने वाला दिनों में ये बिल या कोई भी बिल इतनी आसानी से या इतना मतलब हरास करके लोगों को दुख दे करके ये बिल पास नहीं हो सकता है। तो मेरा एक ही चीज़ उनका स्टैंड है कि कम से कम जनसुराज अगर ये बात कहती है, आज मुसलमानों के लिए ही नहीं कि चाहे वो जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर उस हिसाब से तो अगर पार्टी टिकट देती है और मुसलमानों का जैसे विधानसभा में 40 सीट कम से कम मुसलमानों का होना चाहिए, तो मेरा अभी 20 से 25 है, लोकसभा में उस हिसाब से 7, 8 या 9 सीट 20% के हिसाब से 7, 8 होना चाहिए। एक भी नहीं है, एक ही है किशनगंज से। तो मेरा ये कहना है कि अगर जनसुराज पार्टी कम से कम ये शुरुआत करती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उस हिसाब से अगर टिकट देती है, तो हम ये कहना चाहेंगे किसी भी समाज में कि जो आपके समाज से अगर आते हैं, चाहे वो मुसलमान आए, चाहे वो अति पिछड़ा आए, चाहे वो पिछड़ा आए, चाहे वो फॉरवर्ड आए, तो एक बार जो हम लोग का नारा है कि अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, तो हम लोग पार्टी से उड़ करके और एक मतलब कि जो कम से कम अपने समाज को बराबर करने की दिशा में एक बार जनसुराज को मौका दीजिए। जो जनसुराज कहती है कि अपने बच्चों के लिए हमारा जो 5 मूल काम है, जैसे पलायन को रोकना। आज देखिए आप लोग जनसुराज को, खास करके मुसलमान जनसुराज को बी टीम का भी नाम देती है, जो मुझे सुनने को इसीलिए हमने ज़रूरी समझा कि आप पे बी टीम का टैग है। तो वक्फ बिल पे आप लोग मुखरता से वक्फ बिल के अगेंस्ट में थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसके ज़िला लेवल के नेता से एक बार बात कर लीजिए। तो मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आज आप देखेंगे जितना चीज़ प्रशांत जी उठाए हैं अपने मैनिफेस्टो में, जितना 5 चीज़ लाएंगे, कहीं ना कहीं उसका पेस्ट और कॉपी दूसरी पार्टी भी कर रही है। जैसे पलायन की बात अब कहीं ना कहीं राजद के एक पोस्टर में कहीं कोने में आपको मिल जाएगी। जैसे वो जो माँ बहन योजना जो क्या है, योजना जो आया है, वो तो हम लोग पहले से भी बोल रहे हैं कि हम लोग देंगे। और 2000 जो अभी 400 वृद्धा पेंशन मिल रहा है, तो 2000 करने की बात आ रही है। देखिए प्रशांत जी चूँकि वेनो रिटायर हैं और वो एक राजनीतिक सलाहकार या विशेषज्ञ हैं, तो वो बिहार को पहले, चाहे वो नीतीश सरकार के टाइम में वो उपाध्यक्ष भी थे जेडीयू के, तो मुझे लगता है कि उन्होंने आज नहीं मोटा मोटी 14 से आज तक प्रशांत ने बिहार को पढ़ा है, बिहार के अंदर घुसे हैं और जितना भी उसके पास में आप हर चीज़ का जो उतना सरकार के पास भी नहीं होगा डाटा कि आप कितना गरीब हैं, कितना गरीब या प्लानिंग, वो सरकार के पास भी नहीं हो सकता है। जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं, वो अकेला आदमी जब बात करते हैं तो हम लोग को आश्चर्य होता है कि मतलब कि मुझे लगता है कि एक जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देता है तो हर चीज़ उसके बारे में जानता है कि मेरा बेटा क्या कर सकता है, क्या हो सकता है। उसी तरह से बिहार को समझिए कि जन्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने कोख में वो 10-15 साल से सींच रहे हैं कि उसके अच्छाई के लिए क्या हम कर सकते हैं और क्या हो सकता है, उसके बारे में वो पूरा दिमाग लगा के और एक रोड मैप तैयार करके उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। कि अगर हमारी सरकार, वो ये नहीं कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो स्कूल की व्यवस्था बदल जाएगी, वो ये कहते हैं कि उसमें टाइम लगेगा, लेकिन तुरंत के प्रभाव से हम आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, हम सरकारी फ़ंड को उस स्कूल में सरकार की तरफ से वहाँ पे आपको पैसा देंगे। और जब तक व्यवस्था सुधरती नहीं है, चूँकि कोई आदमी ऐसा नहीं है कि आएगा और जादू की छड़ी है उसको घुमा देगा, उसके बाद में व्यवस्था सुधर जाएगी। तो उनके पास में प्लान है कि वो आने के बाद क्या कर सकते हैं, और उनका जितना भी 5 एजेंडा है, मुख्य प्लान है, जो बाहर से कम 10 से 15 हज़ार का वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे रोज़गार देने की बात कर रहे हैं, और महिलाओं को लोन देने की बात कर रहे हैं, या बूढ़ों को जो क्या कहते हैं कि वृद्धा पेंशन 400 से 2000 देने की बात कर रहे हैं। तो घुमा फिरा के वो किसी न किसी पार्टी उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है और वही अपने एजेंडा में ला रहा है। तो आप समझिए कि बी टीम कौन है? बी टीम कौन है?
प्रशासन ने तो पूरा गहन किया है, वो अपने कोख में भी सींच रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। पूरे 2 साल उन्होंने पूरे बिहार का हर गांव का दौरा किया है किसी नेता में दम कि एक गांव भी जाकर के घूम के दिखा दे? लोग आते हैं गाड़ी पे, ऐसी गाड़ी में रहता है, उसके आगे पीछे पूरा ये रहता है, उसके बाद तब घूमते हैं। खाना टाइम पे मिलना चाहिए, खाना का फ़ोटो डालते हैं, फ्लाइट में फ़ोटो डालते हैं। तो ये सबसे बिहार थोड़े बदलने वाला है। अरे आप तो हैं ही पावरफुल, हम तो जानते ही हैं, लेकिन अगर आपको बिहार बदलना है तो आपको मेरे साथ बैठना होगा, गरीबों के साथ बैठना होगा, उनको उनका जो ज़मीनी स्तर है उसको देखना पड़ेगा, तभी आप बिहार को बदल पाइएगा। जब तक आप घुसिएगा नहीं, तब तक आप बिहार को क्या बदल पाइएगा? चलिए, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई सर। बातचीत करने में काफ़ी लगता है कि इंटरेस्ट बढ़ रहा था, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी बाकी है। चूँकि वीडियो लंबा हो चुका है, तो हमको लगता है कि इस वीडियो में अभी बस हमको इतना ही मतलब बातचीत करनी चाहिए, और बाकी मज़ीद क्या बातचीत हो सकती है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ये थे अली रेजा, जो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज 3 ज़िले के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त